हमारा संविधान आरक्षण के बाबत क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए है। पिछड़े हुए कैसे? जो शिक्षण संस्थाओं में जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है परंतु शिक्षण संस्थाओं में वो गिने चुने दिखते हैं, है ही नहीं। जैसे वो अगर आज आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो आदिवासियों का कोई बच्चा, शेड्यूल ट्राइब का कोई बच्चा शायद किसी आईआईटी, एनआईटी, नीट वगैरह में नहीं पहुंच पाएगा। शेड्यूल कास्ट के भी बहुत कम, नहीं के बराबर, और ओबीसी के भी नहीं। तो जो आरक्षण भोग रहे हैं वो तो भोग ही रहे हैं। अब जो ये आरक्षण दिया कि भाई इनकी शिक्षण संस्थाओं में इनकी एंट्री हो। ओबीसी को जब तक आरक्षण नहीं था, ओबीसी के लोग जानते ही नहीं थे आईआईटी होती क्या है, एनआईटी होती क्या है। आरक्षण की वजह से उनके कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो वहां गए, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में गए और वापस यहाँ पर समाचार लाए कि इस प्रकार के शिक्षण संस्थान है इंडिया में। इंटरनेशनल लेवल के टेक्निकल इंडियन जो आईआईटी है उसके बारे में जब हमें पता चला तो हम कंपटीशन में जाने लगे और वही सिलेक्शन सिर्फ आरक्षण की वजह से हो रहा है। हमारे बच्चों को बहुत बेखा दिया कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि आज अगर आरक्षण खत्म कर दिया गया तो आईआईटी में, एनआईटी में, नीट में सिलेक्शन होने बंद हो जाएंगे। आज अगर एससी, एसटी, ओबीसी का शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण बंद कर दिया जाए तो आईआईटी, एनआईटी, नीट वगैरह जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें प्रतिनिधित्व बहुत कम हो जाएगा, नहीं के बराबर। अभी भी कम है, आरक्षण के बावजूद पूरे नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर क्या हालत होगी? पता है आज जेई मेन की कट ऑफ क्या रहती है? जनरल की कट ऑफ जब 100 से ऊपर होती है, जेई मेन की 110, 115, 105, तो ओबीसी की होती है 70, 72, 75। इतना फर्क है, 1.5 गुना का फर्क है। अब बताओ आज अगर आरक्षण समाप्त कर दिया तो जेई मेन क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी के बच्चे को 110 लाने पड़ेंगे, हो गई दिक्कत। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की 50-52 के आसपास रहती है। अब इन बच्चों को पता नहीं, जो मंदबुद्धि गोबर गणेश हैं, वो कहते हैं आरक्षण बंद करो, ये खराब है। इनको पता नहीं आरक्षण की वजह से हम डॉक्टर बनने शुरू हुए हैं, हम आईआईटी में गए हैं, एनआईटी में गए हैं। आज आरक्षण बंद कर दिया तो आज ही हालत खराब हो जाएगी। आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आज कोर्ट ने कह दिया कि संवैधानिक रूप से ठीक है और हम एक तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई आज हार रहे हैं। संविधान सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण है। शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे आबादी कितनी है और वहां पर वो लोग कितने हैं। अब हम प्रतिनिधित्व के थोड़े थोड़े आंकड़े अपन चर्चा करेंगे। प्रतिनिधित्व कहाँ चाहिए? सरकार, प्रजातंत्र, हमारा जो प्रजातंत्र शासन है उसमें 4 स्तंभ माने गए हैं मोटे तौर पर। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। कार्यपालिका की क्या कंडीशन है? कार्यपालिका में आता है हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल और सेक्रेटरी वगैरह, ठेठ कलेक्टर वगैरह, ये सारे लोग आते हैं। यहाँ क्या कंडीशन है? यहाँ पर यह हालत है, राष्ट्रपति अब आदिवासियों तक का नंबर आ गया, प्रधानमंत्री का पद लगभग आरक्षित है,
वही उन्हीं का आरक्षण जो हजारों वर्षों से आरक्षण चल रहा है, वही लोग प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं रेगुलरली। कैबिनेट की हालत अभी, हमारी कैबिनेट अगर देखें, ये तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय के विपरीत है। सबसे ज़्यादा अनीतिपूर्ण है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इस कैबिनेट में जो सरकार गठित की गई है उसमें केंद्रीय कैबिनेट में ओबीसी के एक भी आदमी को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। SC ST के 1-2, सारे के सारे वो जो अनारक्षित लोग हैं कहते हैं हम तो हमें कोई आरक्षण ही नहीं है, और कैबिनेट में सभी वो बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं है, इनका आरक्षण समाप्त करो। आरक्षण से क्या बन गया? कोई पुलिसिया बन गया, कोई पटवारी बन गया, कोई ग्राम सेवक बन गया। अरे कैबिनेट मिनिस्टर सारे के सारे तुम बन रहे हो, ये क्या है? तो कार्यपालिका का एक जो मुख्य अंग है मंत्रिमंडल, उसमें प्रतिनिधित्व अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय के विपरीत है। वो जनता द्वारा पता नहीं कैसे चुना गया, उन्हीं लोगों को चुना जा रहा है जो सामाजिक अन्याय रेगुलर करते जा रहे हैं, समाज की कुछ जातियों को पिछड़ा ही पिछड़ा रखना चाहते हैं। दूसरा है कैबिनेट, हमने सरकार कार्यपालिका को देख लिया। कार्यपालिका के बाद में आती है हमारी व्यवस्थापिका, जो कानून निर्मात्री संस्था है, कानून बनाने का काम करती है। व्यवस्थापिका में हमारे देश में लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राज्य व्यवस्थापिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल में आजकल ओबीसी के लोगों का भी कभी कभी नंबर आ रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के तो बहुत कम लेते हैं, और राष्ट्रपति में तो सभी के ले रहे हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है, ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है। उनका जो प्रतिनिधित्व है उसमें काफी लोग, जैसे एक दलित चिंतक होते थे उदित राज, ऐसे लोग चुने जाते हैं, परंतु वहां जाकर के उनके मुंह पर टेप बंधा जाती है। मुंह बिल्कुल बंद रखेगा, मेज थपथपाने का काम होगा। जैसे ही इशारा होता है मेज थपथपाओ, मेज थपथपाओ, जैसे ही शोरगुल करता है ध्वनि मत करना है, ध्वनि मत कर दो। ध्वनि मत के लिए मुंह की टेप खोल सकते हो, इसके अलावा कोई मुंह नहीं खोलेगा सत्ता पक्ष के लिए। बाकी सभी पार्टियां उनको, तो उनका वो लोकसभा में है, विधानसभा में है, राज्यसभा में और विधान परिषद में अनारक्षित वर्ग भरे बैठे हैं पूरे के पूरे। क्यों भाई? सामाजिक न्याय का तकाजा कहता है कि जिनकी जितनी आबादी, जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी हिस्सेदारी राज्यसभा में क्यों नहीं आती है? लोकसभा में जो कुछ आ रही है वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी क्यों? वो कहते हैं हमारी मेहरबानी, हमने टिकट दिया है, हमारी वजह से जीते हो, तुम जनता के प्रतिनिधि नहीं हो, तुम हमारे आदमी हो, हमने तुम्हें चुना है, हमने टिकट दिया तब जीते हो, चुप। तो जो जीत जाते हैं उनको चुप रखा जाता है कि तुम्हें जनता ने नहीं चुना है, हमने इस जाति का होने की वजह से तुम्हें ये टिकट दिया है ताकि उस जाति के वोट आराम से हमारी पार्टी को मिले। तो और विधान परिषद और राज्यसभा की स्थिति बहुत गड़बड़ है ही। व्यवस्थापिका के बाद में हम आते हैं तो वहां पर संविधान संशोधन होते हैं, तो वो उनके कहने के अनुसार करने पड़ते हैं। फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम, 200-250 न्यायिक घराने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर कब्जा, सामाजिक न्याय का वहाँ कोई नाम और निशान ही नहीं। समाज जो विभक्त हुआ है विभिन्न जातियों में, उनके प्रतिनिधित्व की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं। न्यायपालिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा, हमारे संविधान में भी नहीं है ऐसा कुछ कि न्यायपालिका में इस प्रकार से जो वंचित वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
जो हाशिए पर हैं उनको भी न्यायपालिका में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं है। चलो फिर आता है मीडिया। मीडिया पर सब पूरा का पूरा आरक्षण आप जानते हो किसका है। अगर कोई भूल चूक से आ गया तो वो बोली नहीं बोलेगा, उस दिन मीडिया हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मीडिया, ये आरक्षण का मामला है। तो अब जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार, इसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया, बहुत ज्यादा जहर फैलाने का काम किया। विश्वगुरु बन के रहेगा ये देश। जिन लोगों का प्रतिनिधित्व था, पर्याप्त प्रतिनिधित्व सब जगह, उनको और आरक्षण दिया। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? जिसका प्रतिनिधित्व कम हो, आबादी के अनुपात में नहीं हो, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो वो वाजिब है, क्योंकि उस जाति वर्ग में भी कुछ प्रतिभावान बच्चे जरूर जन्म लेते हैं, नंबर उनके चाहे थोड़े बहुत कम हो, तो उन प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। परंतु जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस जाति में पैदा हुए प्रतिभावान बच्चों के अलावा भी लोग सत्ता में पहुंच रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, और फिर उनको और आरक्षण देकर और उन्हीं को लिया जाए, ये कौन सा सामाजिक न्याय हुआ? समाज में अगर विभिन्न वर्ग है और आबादी के अनुपात का तो कोई पता ही नहीं, क्यों तो किसी को 21% आरक्षण दिया, क्यों किसी को 27% आरक्षण दिया, कोई कारण नहीं, आबादी के आंकड़े ही नहीं। न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका हर बार आरक्षण के हर मामले में लगभग यही कहती है कि SC ST के अतिरिक्त शेष सभी जातियों के जाति आधारित आंकड़े नहीं हैं, और जाति आधारित आंकड़े नहीं हैं तो उनके आरक्षण का जो भी प्रतिशत या जो भी बात है वो कैसे तय की जाए। इसलिए हरियाणा, यूपी में जो जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन चला, उनको कह दिया भाई जाति आधारित आंकड़े नहीं है, इसलिए आरक्षण आपको नहीं दिया जा सकता। ईडब्ल्यूएस के जाति आधारित आंकड़े पता नहीं कोर्ट के पास कब आ जाते हैं। कोर्ट जाति आधारित आरक्षण, जाति आधारित आंकड़ों की बात ही नहीं करता ईडब्ल्यूएस के मामले में। MP में, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण की बात आई, कोर्ट ने हाथों हाथ कह दिया जाति आधारित आंकड़े लाओ। आंकड़े कहाँ हैं? आंकड़े नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे इसमें। महाराष्ट्र में मराठों ने आरक्षण की मांग की, कोर्ट ने कहा जाति आधारित आंकड़े। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10%, कोर्ट ने जाति आधारित आंकड़ों की बात ही नहीं करता। जज कोर्ट के पास कोई आंकड़े पड़े हैं अलग से? वो ये बात ही नहीं कहता कि भाई इंदिरा साहनी मामला है, 50% की जो कैप लगी हुई है, तो सीमा है, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इंदिरा साहनी मामले को ही भूल जाता है ईडब्ल्यूएस का नाम आते ही। और जब ईडब्ल्यूएस को आपने 50% से अधिक की सीमा को लांघकर आरक्षण दे दिया, कोर्ट ने उसको संविधान सम्मत बता दिया, तो ओबीसी की सीमा बढ़ाने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? क्या हम नाजायज औलाद हैं इस देश में? क्या हम इस देश में कोई हक नहीं रखते? कहने को तो लोग कहते हैं कि ओबीसी वाले यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मेहनत का वर्ग है, क्योंकि यहां पर कहते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों ने कब्जा कर लिया, दूसरों को अनार्य, नीचा, पिछड़ा घोषित कर दिया और खुद श्रेष्ठ हो गए। और उन्होंने अपने शास्त्र रचे, अपने कर्मकांड तय किए, अपना एक धर्म जो ब्राह्मण धर्म हमारे चला रहा वो तय किया। अब बताओ, हम यहाँ के जब इस प्रकार, अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से, वैसे तो कहते हैं कि आदमी अफ्रीका से पैदा हुआ तो सभी का अंतिम पूर्वज अफ्रीका में मिलेगा, परंतु भारत में जब हम सबसे ज्यादा लंबी अवधि से रहने वाले लोग हैं
तो हमारे साथ इतना अन्याय, इतना सोतला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सवाल होना चाहिए। और हमारे प्रतिनिधित्वों, जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, मैं तो उन्हें जनप्रतिनिधि मानता नहीं। जनप्रतिनिधि होते हैं तो जो जिन लोगों ने जनमत दिया, उनको, जिन्होंने अपना मत दिया, उनके प्रति जिम्मेदार होते। वो जिम्मेदार हो रहे हैं उन पार्टियों के प्रति, उनके प्रति जो उनके आका हैं, जो उनको टिकट देते हैं। आज आपने देखा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कैसे हुआ फैसला, न्याय कैसे हुआ न्याय। 5 जजों की खंडपीठ, 5 जज है उसमें, बेंच है 5 जजों की, उसने फैसला सुनाया। 3 जजों ने कहा यह संवैधानिक है, 2 जजों ने कहा नहीं, ये सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है। 2 जज खिलाफ रहे कि सामाजिक न्याय के अनुरूप है, नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है। फिर 3 लोग, वहां एक ज्यादा हो गया कि नहीं ये सही है, ये संवैधानिक है, बहुमत से फैसला हो गया। और वो 5 ही लोग उसी अनारक्षित वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है, उसी के थे। न्यायपालिका में वैसे भी उनका कब्जा है, परंतु कम से कम जब ऐसा कोई मामला है तो सभी लोगों को उनमें रखना। 5 लोगों की जो बेंच है उसमें सभी जातियों के लोगों को रखना चाहिए था, परंतु वैसा कुछ हुआ नहीं। खैर, 5 स्वर्ण जज थे, उनमें भी 2 खिलाफ रहे और उन्होंने कहा कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। और 3 जजों ने कहा कि 103वां संविधान संशोधन संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप है। संविधान में कहीं आर्थिक आधार का आरक्षण नहीं है। हमारे संविधान में गरीबी, आर्थिक आधार, उसके आधार पर कोई आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। यह कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। यह है जो जिनको सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, उनकी संख्या भी कुछ आए आगे, उनके कुछ लोग भी सत्ता में पहुंचे, उसके लिए आरक्षण है। अब जिनके लोग पहले से सत्ता में भरे पड़े हैं, उनको आरक्षण, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? थोड़ा सोचो कि जो पहले से ही ज्यादा आईएएस हैं, ज्यादा पदों पर बैठे हैं, उनको और 10% आरक्षण दे दो। परंतु न तो किसी के जनगणना के आंकड़े हैं। अब जनगणना के आंकड़े नहीं तो उनकी जनसंख्या कितनी ये भी तय नहीं। वैसे देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या 50% से अधिक है, ये हम छाती ठोक कर कह सकते हैं। परंतु हमें हमारा प्रतिनिधित्व देने वाली कोई सरकार नहीं है, न हमारे कोई जनप्रतिनिधि है। हमें लड़ाई अपने बल पर लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ेंगे? कोई लीडर तो खड़ा होगा जो कहेगा, और जनता एकदम से जो विश्व गुरु बन रहा है उसके खिलाफ खड़ी होगी। अराजकता की स्थितियां पैदा हो सकती है, जैसा दिख रहा है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 50% की जो सीमा थी, उसकी संवैधानिक बाध्यता जो थी वो नजरअंदाज कर दी गई। कोर्ट ने इस बार नहीं दिया इंदिरा साहनी मामले का हवाला। कोर्ट बहुत ज्यादा समझदार हो गया। अब मैं यहाँ कुछ ठीक, हाँ, तो अपन काफी बात कर चुके हैं। अब कई तरह के लोग हैं, कुछ बेवकूफ हैं जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उनको दोबारा नहीं दिया जाए। तुम्हें क्या लेना पड़ी है भाई? वो उनके वर्ग का मामला है, वो जाने। दूसरे लोग क्यों पंचायती करेंगे? उसके घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वर्ग के लोग कहेंगे कि हमारे में से जिन्होंने पहले लाभ लिया उनको मत दिया जाए। क्यों? उनका अपना प्रतिशत है। आप बीच में कौन होते हो पंचायत के? परंतु ये तो लट रोकते हैं कहीं पेड़ पे जाकर।
क्योंकि एक उनके विरोध में हवा पैदा करनी है, कैसे ही करके उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करनी है। आज स्थिति क्या है? आज भी लोगों को प्रतिनिधित्व तो दूर, प्लॉट खरीदने में समस्या हो रही है, किराए का कमरा मकान लेने में समस्या हो रही है। प्लॉट खरीदोगे तो पूछेंगे यहां पहले ये प्लॉट किस जाति के लोगों के हैं, इनके बीच में नहीं रहूंगा। उन जाति वाले अगर ज्यादा पैसे देते हैं तो उनको वो बेचने वाला नहीं देता कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा भाई, हमारे प्लॉट बुक हो चुके हैं, हमारी रेट अलग है। क्यों? उसको पता है इस जाति को दे दिया तो यहां पर दूसरे लोग प्लॉट नहीं लेंगे। ये हालत है अभी भी इस देश में जाति आधारित मामले की। इतना भेदभाव, कमरा किराए लेना बड़ा मुश्किल मामला है। कई कहते हैं शिक्षा में आरक्षण दे दो, शिक्षा में भी नहीं है। अरे नंबर कम ज्यादा लाने से कोई प्रतिभा का फर्क थोड़ा ही पड़ता है। अगर किसी समाज में, जैसे भारत में 50% ओबीसी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से 50% प्रतिभाशाली बच्चे ओबीसी में जन्म लेते हैं। तो 50% लोग होने चाहिए ओबीसी के सब जगह, क्योंकि प्रतिभावान बच्चे ये नहीं है कि प्रकृति कुदरत प्रतिभावान बच्चे कुछ विशेष जातियों में पैदा करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ जातियों के बच्चों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, उसके कई कारण है। एक बच्चा वो है जिसकी मां अनपढ़, बाप अनपढ़, घर में कोई बुआ आए मामा आए उसको भी कुछ पता ही नहीं क्या होता है, कोई जानता ही नहीं। जीजा आए तो उसको भी कोई पता नहीं। मैं मेरी बताता हूं, जब मैंने बीए किया, आप ताजुब करोगे उस जमाने में बीएड को कोई नहीं जानता था। बीएड को भी हम लोग नहीं जानते थे, हाँ तो जानते हैं। तो मैं बीए का फाइनल पेपर दे के आ रहा हूं और उस समय किसी ने आकर के कहा कि बीएड में पीटीईटी नाम का टेस्ट शुरू होगा इस साल। मैंने कहा भाई ये बीएड होती क्या है? उसने कहा ये तो टीचर ट्रेनिंग है। मैंने कहा नहीं भाई, एसटीसी होती है टीचर ट्रेनिंग, बीएड तो सुना ही नहीं नाम, क्योंकि बीएड होते ही नहीं थे गाँव में लोग। एसटीसी कुछ लोग कर लेते थे 11वीं पास करके, उस समय 11वीं थी हाई सेकेंडरी, और एसटीसी कर लेते हाथों हाथ। बाद में बीए करो बीएड करो, ये तो गाँव में कोई और नहीं पता था उस जमाने में। तो मैंने कहा भाई ये कोई असली है नकली है फर्जी डिग्री? तो क्या नहीं, 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, पक्की डिग्री है, बराबर बीएसटीसी की बराबर ट्रेनिंग है मास्टरों की। फिर भी मैंने कई लोगों को और पूछा बीएड के टेस्ट में तो मैंने कहा मैं अपीयर हो जाऊंगा, परंतु पूछा कई लोगों ने कहा कि नहीं ये तो एकदम असली है, एसटीसी के बराबर है, ज्यादा ही है कम नहीं है। तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि ये बीएड कोई चीज है। और ये एनआईटी और आईआईटी ये जो संस्थान है, इसका तो 10 साल पहले ही मुझे पता नहीं था। 10 साल पहले, मैं लंबे समय से टीचर हूँ फिर भी पता नहीं था। 10 साल पहले यही हालात थी। मुझे किसी ने बताया कि कोटा में तैयारी करते हैं, आपका बच्चा 10वीं पास कर लिया, आप भी गणित में अच्छा है, इसको ले जाओ आईआईटी एनआईटी, वहाँ से बीटेक होती है। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ बीटेक? हम तो ये जो डिप्लोमा है पॉलिटेक्निकल का, इसको हम जानते थे, बीटेक वगैरह को भी नहीं जानते थे। ये 10 साल पहले जब मुझे पता चला, मैं कोटा गया, लोगों को तैयारी करते देखा, तब पता चला। और वहाँ गया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं पढ़ा लिखा भले ही हो, परंतु मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जान रहा था। और पड़ोस में एक बच्चे के नानी साथ में रहती थी, नानी एमएससी थी, उस बच्चे की नानी एमएससी और मेरे बच्चे की माँ अंगूठा छाप। मेरे बच्चे का बाप जरूर टीचर है, परंतु उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ्स का वो नॉलेज नहीं जो उसकी नानी को। अब बताओ, जिसकी नानी एमएससी है वो तो बीटेक को आज से 30 साल 40 साल पहले भी जानते थे, आईआईटी को भी जानते थे, आईआईटी में जाते थे वो लोग, आईआईटी एनआईटी में वही भरे रहते थे पूरे के पूरे। हमारा तो कोई था ही नहीं कहीं। तो प्रतिभावान बच्चे क्या हमारे इन जातियों में, इन गांवों में क्या पैदा नहीं होते, जो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं?
कि अयोग्य लोग आ रहे हैं आरक्षण की वजह से। प्रतिभाएं प्रत्येक जाति में बराबर अनुपात में जन्म लेती है। नंबर उस जाति के जो टॉपर बच्चे हैं वो लिए जाने चाहिए, वो प्रतिभावान है तभी तो उस जाति में टॉप के अंक ला रहे हैं वो। बाकी उनसे compete, क्योंकि उनसे प्रतियोगिता हम नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ पैरों में जंजीरें डाली हुई है, हमें पढ़ने से हजारों वर्षों से रोका हुआ था। और वो धावक हैं, पहले पुराने धावक हैं, उनके दादा परदादा भी आगे जाते थे। तो धावकों के साथ जिनके पैर बंधे हुए थे उनको नहीं दौड़ाना चाहिए, ये अन्यायजनक है। हम हमारी चाल से चल पाएंगे। हमारे में से जो टॉपर है वो प्रतिभाशाली है, उसके नंबर उससे 20 कम है तो भले ही हो। परंपरागत आरक्षण को आप लोग जानते होंगे। परंपरागत आरक्षण हजारों वर्षों से इस देश में चल रहा है। हजारों वर्षों से इस देश में जो क्षत्रिय हैं वो देश की रक्षा का जिम्मा संभाल के बैठे हैं। क्षत्रिय जाति के लोग इस देश में जो वर्ण व्यवस्था पैदा हुई उसके बाद की बात कर रहा हूं। और जो भी आया वो यहां जीता, कारण कि क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, उसका बेटा ही और क्षत्रिय। ये नहीं अगर कोई शूद्र का बेटा है, कितना ही तीरंदाज है, कितना ही बलशाली है, कितना ही लड़ाका है, परंतु वो लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। क्षत्रिय का बेटा लेगा, चाहे वो मरा मराया हो, मरियल हो, चाहे वो कैसा ही हो, उठकर खड़ा भी नहीं होता फिर भी फौज में वही होगा। क्या आज भी हमारी सेना में अगर ऐसा कर दें कि जो सैनिक है उसका बेटा सैनिक होगा, चाहे वो बेटा कैसा ही हो, फिर उसका बेटा भी सैनिक होगा, उसका बेटा भी सैनिक होगा, क्या सेना कमजोर नहीं हो जाएगी? ये हजारों वर्षों तक चला और इस वजह से जो भी यहाँ आया वो जीता। कभी हमारे देश की सेना किसी विदेशी आक्रमणकारी को हरा नहीं पाई, कारण जाति आधारित आरक्षण था। सेना में जाति आधारित आरक्षण था कि जो सैनिक है, क्षत्रिय है, उसका बेटा क्षत्रिय होगा, और जो क्षत्रिय है उसका पोता भी क्षत्रिय होगा, चाहे वो मरियल भी है, चाहे वो काणा भी है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो हाथ में तलवार को पकड़ना भी नहीं जानता है, परंतु लड़ने के लिए उसको तलवार पकड़ाई जाएगी, कैसे भी पकड़ ले। अब वो अगले के काम आएगी तलवार के, इसके काम आएगी। जो तलवार को पकड़ना ही नहीं जाता वो तलवार लेकर गया। वहां बाहर से अनुभवी सैनिक आए, 12,000 सैनिक बाबर की सेना में थे और भारत की सेना में 1.5 लाख सैनिक थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 12,000 लोग आराम से जीत गए। हमने तलवारें किन के हाथों में पकड़ा दी? सैनिकों के बेटे, पोते, पड़पोते, उन्हीं क्षत्रियों के हाथों में। वो तलवार पकड़ना ही नहीं जानते थे। हमने प्रशिक्षण की जरूरत नहीं समझे, हमने जाति आधारित आरक्षण को महत्व दिया कि उस जाति के लोग ही लड़ेंगे, और वो पता नहीं उनकी तलवारें उन्होंने छीन ली होगी और इन्हीं की कौम थी, ये भाग खड़े हुए। इस प्रकार देश हर लड़ाई को हारता गया। यही व्यवस्था ज्ञान के मामले में हुई, विज्ञान के मामले में हुई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, जो बुद्धिमान है, विद्वान है, आज अगर कहते हैं कि प्रोफेसर है, कौन सा, केमिस्ट्री का प्रोफेसर, इसका बेटा भी केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा, उसका बेटा भी केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा, ये क्या है? क्या ये ठीक होगा? क्या हो गया हमारी यूनिवर्सिटी की हालत? ये हुआ ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वही ज्ञानी है, वही बताएगा आपको, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मकान बनाना है कि नहीं बनाना है, मकान की नींव किस तारीख को रखनी है, खेत में क्या बोना है, भैंस रखनी है, भेड़ रखनी है, पशुपालन में कौन से पशु में आपको ज्यादा फायदा होगा, ये वो तय करेगा। किसकी शादी किसके साथ करनी है वो तय करेगा। ये सारा वो कौन? वो ब्राह्मण, उसका बेटा भी ब्राह्मण, वो ज्ञानी है इसलिए उसका बेटा भी ज्ञानी है, उसका पोता भी ज्ञानी है, और वो लोग देश को आंकते गए। ये है परंपरागत आरक्षण। समझ में आ गया ना? एक बार और बता दूं, कुछ लोग कट गए लगते हैं मुझे। परंपरागत आरक्षण क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम।
परंपरागत आरक्षण इस देश में हजारों वर्षों से है। जैसे इस देश को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब है बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत समझदार आदमी, और वो सब लोगों को समझ देगा। जिनको पता नहीं है वो उनसे पूछने जाएंगे कि हमें क्या करना है, महाराज बाप जी आप बताओ क्या करें क्या नहीं करें, वो सबको सलाह देगा और वो जो कहेगा वैसा लोग करेंगे। बाकी वाले लोगों को खुद कुछ नहीं करना है, उसको पूछ कर काम करना है, वो ज्ञानी है। उसका बेटा भी ज्ञानी होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। अभी अगर ऐसा आरक्षण लागू कर दे जो पुराना था, तो केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर है उसका बेटा केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा। जाति आधारित कर दो आरक्षण। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ज्ञानी, ज्ञानी का बेटा ज्ञानी होगा, उसका बेटा पोता भी ज्ञानी होगा, तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर का बेटा केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा। फिजिक्स के प्रोफेसर का बेटा फिजिक्स का प्रोफेसर होगा, उसका पोता भी होगा फिजिक्स का प्रोफेसर। क्या इस प्रकार का आरक्षण करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटियों की क्या हालत होगी। ये हजारों वर्षों तक चला कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, आपको कोई भी जरूरत है, आपको खेती में कौन सी खेती करनी है कौन सी नहीं करनी है, क्या खाना है क्या पहनना है क्या पीना है, कब शादी करनी है, कब मकान बनाना है, कैसा मकान बनाना है, क्या करना, हर चीज का किसी को पूछोगे तो एक ही मात्र ज्ञानी आदमी है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण ज्ञानी है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण वो भी ज्ञानी, उसका पोता भी ब्राह्मण वो भी ज्ञानी, और उनसे पूछते जाओ। हजारों वर्षों तक पूछ पूछ के काम किया हमने। मैं छोटा था तो पशु खरीदने में पूछते थे, खेत में क्या खेती करनी है वो सभी किसान पूछने जाते थे महाराज के घर पे कि महाराज क्या बताओ उस खेत में क्या बोऊं, बरसात कब होगी, ये महाराज से पूछते थे, सारी चीजें उनसे पूछते थे। सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण था वो, और उसको 1 रुपया देते थे उस जमाने में। ऐसा जाति आधारित आरक्षण हजारों वर्षों तक चला ब्राह्मण का। परंपरागत आरक्षण में दूसरे आरक्षण की मैं बात करूंगा, क्षत्रिय का आरक्षण। जो क्षत्रिय है, लड़ाका है, योद्धा है, उसका बेटा भी योद्धा होगा, उसका पोता भी योद्धा होगा। चाहे वो कितना ही कमजोर हड्डी पतली एक ही हो उसकी, पर वो योद्धा ही माना जाएगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, उसका पोता क्षत्रिय, ये हजारों वर्षों तक चला। आज अगर कह दे जो सैनिक है उसका बेटा सैनिक होगा, चाहे वो कैसा भी हो, मरियल भी क्यों ना हो, उसका पोता भी सैनिक होगा, उसका पोता भी सैनिक होगा। हजारों वर्षों तक इस प्रकार सेना तैयार की गई इस देश की। सिर्फ क्षत्रिय के अलावा किसी के हाथ में तलवार नहीं दी गई, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में भाला नहीं दिया गया। अब बताओ, जो हो सकता है उसकी 10 पीढ़ी पहले कोई आदमी योद्धा होगा, तलवार चलाता होगा, तीर चलाता होगा, भाला फेंकता होगा। अब 10वीं पीढ़ी का लड़का, उसकी औलाद भाला पकड़ना भी नहीं जानती, उसको भाला पकड़ा दिया कि जाओ देश की तरफ से लड़ाई लड़ो। लड़ाइयाँ कैसी हुई, हूण आए वो जीते, मंगोल आए वो जीते, गोरी गजनी जो भी आया आराम से जीत गया। यहाँ की बड़ी बड़ी सेनाओं को थोड़े थोड़े लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने हराया। कारण जाति आधारित आरक्षण था सेना में। वही आरक्षण जैसे अभी कहते हैं ना, प्रोफेसर फिजिक्स मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, उसका बेटा ही मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होगा, और पोता भी होगा और पोती भी होगी, फिर आगे भी। तो वैसा ही सेना में था, और हमारा देश सदैव हारता गया। और इन ब्राह्मणों ने, इनको पूछ पूछ के हमने काम किया तो हमारी हालत क्या हो गई। विज्ञान को हमने साथ नहीं लिया। इसी प्रकार व्यापार में वैश्यों का आरक्षण, यह आरक्षण हजारों वर्षों तक चला। वो आरक्षण आज भी चल रहा है। आज भी सत्ता में केंद्र में बैठे हुए सारे वो लोग, वही लोग आज सत्ता पर कब्जा किए बैठे हैं, पूरी सत्ता पर। उसको कोई नहीं कहता कि उसको हटाओ। सभी जातियों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए सब जगह। जो भी जातियों के अलग अलग वर्ग हैं उनका सबका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में, सब जगह प्रतिनिधित्व, ये कोई बात ही नहीं करता।
तो जो परंपरागत आरक्षण, आपके समझ में आ गया, परंपरागत आरक्षण और संवैधानिक आरक्षण। अभी जो आरक्षण है वो संवैधानिक, उसमें योग्यता मानी जाती है, जाति के आधार पर नहीं है ये केवल, वो केवल जाति के आधार पर था, योग्यता की तो बात ही नहीं थी कहीं। अभी तो योग्यता, मिनिमम योग्यता जरूरी है। ये जो अखबारों में कई बार आते हैं माइनस में नंबर है फिर भी उसको ये बना दिए, सब इनके मीडिया की करामात है, सब बेखाने के लिए। हमारे जो बोंदू बच्चे पैदा हो गए उनके वोटों को झटकने के लिए, उनका मत जो है उनको मिल जाए, इसके लिए बेवकूफ़ बनाने का एक साधन है। अब कहते हैं कि अब आरक्षण, जैसे राजनीति में आरक्षण 10 वर्ष के लिए था हमारे देश में, 10 वर्ष के बाद में इसकी जरूरत नहीं है कायदे से। परंतु अगर ये आज हटा दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट के कितने सांसद बनेंगे इस देश में, शेड्यूल ट्राइब के कितने सांसद बनेंगे, क्या हालत हो जाएगी, कितने एमएलए बनेंगे। आज जो नाम मात्र के बनते हैं, मैं थपथपाते हैं उनके पक्ष में, हालांकि वो एक तरह से नपुंसक लोग हैं, उन्हीं को चुना जा रहा है, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में वो लोग होते हैं सभी पार्टियों में, तो वही उनको, वो एक तरह से जनप्रतिनिधि मेकर का काम भी करते हैं, नाम जनता का होता है तो वो करते हैं। तो अब मैं ज़्यादा तो बातें क्यों न करूं, काफ़ी हो गई होगी, और वैसे खूब बातें हो सकती है। चलो अपन आगे बात करते हैं, आपके जो कमेंट आए हैं उन पे बात कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक तो, हाँ, बलवीर जी खोजा, भाई सहदेव जी बेड़ा, बीरबल जी कमेडिया, चेनाराम जी सीरवी, सहदेव जी बेड़ा, भाई अटीला, सवाई सिंह जी, शोभाराम जी खुड़कुड़िया, नीमसा, राजवीर, रमेश जी तंवर, अंग्रेजों को मालूम था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। हाँ, अंग्रेजों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कलकत्ता के न्यायालय के किसी मामले में। एमएल लोहिया, आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें सर जी। हाँ, कर रहे हैं जितनी हो सके। निमसा, बेरड़, दासनिया, मैं ज़्यादा जितना जानता हूँ उतनी कर पाता हूँ, नॉलेज बहुत कमज़ोर है। निमसा बेरड़ कह रहे हैं दासनिया वाले, अच्छा हम वोट किस लिए देते हैं और क्यों देते हैं? वोट तो हमारा मताधिकार है, परंतु हमें वोट हम क्यों देते हैं? हम कहते हैं हमारी जाति वाला खड़ा हो गया, हमारे इलाके का है, हमारी तहसील का, हमारे क्षेत्र का है। अब हम ये नहीं सोचते कि वो बात उनसे पूछो कि भाई हमारे लिए कुछ करोगे कि उनके लिए ही करोगे। वोट हम दे रहे हैं, उन्होंने तो केवल टिकट दिया है, वो हम नहीं करते। चुनावों के मौके हमें जाति वगैरह में फंसा दिया जाता है, हम उनसे सवाल नहीं करते। वो जब आए तो उनको उठ बैठ निकलवाई जाए कि भाई जी हमें बताओ आप ओबीसी के आरक्षण के मामले में क्या करने जा रहे हो। पर वो हमारी हिम्मत ही नहीं, हम तो खुद गुलामान से डरे हुए रहते हैं। इतने में उनके दबंग गुर्गे आ जाते हैं, वो धमकाने और लग जाते हैं। हाँ, दिव्या जी आसोप से, हाँ नमस्कार जी। कैलाश जी सऊ, हाँ नमस्कार, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जैसे सभी गुरुजी हो, आप जैसे विचारधारा हो तो देश में सुधार चंद दिनों में हो जाएगा। हाँ, इनको अच्छा लगा। पीके ह्यूमन, नमो बुद्धाय जी। सबसे ज़्यादा अंधभक्त ओबीसी SC ST के लोग हैं। खाना राम जी मेरड़ा, हाँ यही अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त बनाने की फैक्ट्री SC ST OBC है। राम कुमार जी मेघवाड़, श्रवण जी काला सर, नौकरी वाले लोग तो बोलते नहीं और बाकी को तो पता ही नहीं कि इतना पता जरूर है कि तुम्हारी जाति हमारी जाति से नीचे है। वो नीचे ऊंचे तो सभी को सिखा दिया गया, नीचे ऊंचे समझना मानना, यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो जातिवाद है। अगर कोई हरिजन अपने आप से किसी को नीचा मानता है, रकड़ कर चलता है, ये ब्राह्मणवादी है। हनुमान जी वर्मा, राम कुमार जी जावा, लक्ष्मण जी, हेतराम जी गोटवाल, सबसे पहले कॉलेजियम प्रथा को समाप्त करना होगा।
अब देखो साहब क्या होता है, हर तरफ एक तरफा फैसला देते हैं, शक हो जाता है। गरीबी उन्मूलन योजना थोड़ी आरक्षण, यहाँ भाई सही बात है लक्ष्मण जी चीनिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फैसला आएगा। भाई हमें कुछ गुंजाइश थी कि संविधान के अनुरूप फैसला होगा, पर नहीं हुआ। फैसला बहुत ही निराश करने वाला आया है। हमें हमारी तरफ से हो सकता है कमजोरी रही है, दलीलें ठीक ढंग से नहीं दी गई, न्यायालय के सामने हमारा पक्ष शायद कमजोर रहा हो, अन्यथा न्यायालय का काम तो संविधान की रक्षा करने का है, संविधान सम्मत जो बात है उसी को रखने का है, परंतु वहाँ तर्क और पक्ष रखने में कुछ कमजोरी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ओबीसी आरक्षण में हमेशा आंकड़ों के अभाव में रोड़ा यही कोर्ट अटकाता है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब देखो कई बातें अभी तक होनी चाहिए, पर करे कौन, हमारी सुने कौन। हमारे में से ही बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, भोंदू बना रखा है। इतना सुविधाएं और आधार पर नंबर कम ज़्यादा होते हैं। हाँ, नंबर तो कम ज़्यादा सुविधाओं के। पक्का राम जी परमार सही कहाँ है, बात सत्य है। इतना खेल में भी यही हाल है। एकलव्य का उदाहरण दे रहे हैं, एकलव्य वाला मामला है ही। फिर भारत के इतिहास में इस खास लोगों को महत्व दिया गया है मीडिया में, ये देखो। लेकिन ओबीसी को मंदिर चाहिए, नौकरी नहीं। भाई मदन लाल जी गोदारा चौधरी कहते हैं ओबीसी वालों को बजाते रहो घंटा। हाँ, ओबीसी वाले मंदिर के मामले में क्यों, मंदिर में ओबीसी को घुसने दिया जा रहा है आजकल ओबीसी को लगभग सभी मंदिरों में एंट्री मिल रही है आराम से। अब तो शेड्यूल कास्ट को भी मिलने लगी, वो भी हो जाएंगे घंटा बजाने में। घंटा मिल गया तो घंटा बजाएंगे। अब मंदिर में घुसते हैं तो बड़े खुश महसूस होते हैं अपने आप में, जो एक तरह से उनका कारागृह है। कान्हा राम जी गुरु जी को धन्यवाद दे रहे हैं। कान्हा राम जी लोहिया जी, किसानों के अनाज की खरीदारी व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। ओबीसी एससी का कोई नेता नहीं है, सब चमचे हैं। हाँ, ये आगे बेचारे चमचागिरी करके काम पार लाते हैं, अपनी रोटी सीखती है मुश्किल से इनसे। तो बहु राम जी कीचड़, इससे अच्छा तो ये एससी एसटी ओबीसी वाले चुनाव लड़ना ही बंद कर दे। वहाँ जाके जब मेज ही तपतपानी हिंजड़ों की तरह, तो क्यों जाते हो वहाँ। हेतराम जी गोठवाल, गुरु ट्विटर पर भी आओ कभी। आज ही मैं जानता नहीं उसकी टेक्निक, सारा काम देखो। मेरी आंखें इतनी थोड़ी काम करती है, कानों से पहले भी बेरा हो रखा हूँ। धन्यवाद आपका, जियो हजारों साल। बुद्धाराम मेघवाल कह रहे हैं कससिंहपुरा से। हाँ ठीक है साहब, धन्यवाद आप सभी का, आभार आपने सुना। मेरा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर देख लेना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करो। यूट्यूब चैनल के जो हैं, यूट्यूब चैनल अगर देखो और आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इसका लिंक शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि ऐसी कोई बात हो रही है। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखोगे तो बहुत ही अलग तरह की बातें मिलेगी आपको। महराम जी चौधरी आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी पता नहीं कितने कमेंट पीछे छूट गए हों। मैं यहीं से मेरी बात को समाप्त करता हुआ आपसे विदा लेता हूं आज की, कि आप इस प्रसारण को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। सुरेंद्र जी खर्रा टोंक से अब जुड़े हैं, पता नहीं खर्रा साहब का चर्चा तो जितनी होनी थी कर ली हम लोगों ने। आप शायद पहली बार आए हैं मेरे लाइव में, मुझे लग रहा है। धन्यवाद आपका, ठीक लगे तो शेयर करना। आखिर में एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम।